दोस्तों, सन 2009 में मरीन ट्रांसपोर्ट के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे वर्ल्ड के मरीन ट्रांसपोर्ट के होश उड़ा कर रख दिए। यह कहानी है सोमालियन समुद्री लुटेरों की, जिन्होंने अपने फायदे के लिए एक बहुत बड़े अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया और उस जहाज को हाईजैक करके उस जहाज के कप्तान को किडनैप कर सोमालिया ले जाने लगे। तब उस कैप्टन ने कैसे अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए किस तरह से अपने जहाज और अपने क्रू को बचाया, हम जानेंगे आज के इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकी कंटेनर जहाज ओमान की सलाला पोर्ट पर दिखाया जाता है, जिसका नाम मर्सल बामा था, जो कि अपनी जर्नी पर निकलने की तैयारी में था और उसे पोर्ट सलाला से केन्या के मुम्बासा पोर्ट तक पहुंचना था। पर दिक्कत इस बात की थी कि जिस रास्ते से उन्हें जाना था वो रास्ता सोमालियन पायरेट्स का घर था, जिनकी आर्थिक स्थिति सिर्फ जहाजों के लूटने पर ही निर्भर थी। और वो बहुत खतरनाक लोग थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे न जाने कितने जहाजों को लूट लिया था और कितने लोगों को मार भी डाला था। अब हम मर्सल बामा शिप के कैप्टन को देखते हैं, जो अपनी पैकिंग करने के बाद अपनी पत्नी के साथ अमेरिका से ओमान जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी को हक करके एरोप्लेन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें समुद्री लुटेरों का समूह दिखाया जाता है, जो सभी एक जगह पर एकत्रित होते हैं। उन सभी के बीच में एक आदमी आता है जो उन्हें उनका मकसद याद दिलाता है और वह उनसे कहता है कि तुम सबने जो पिछली बार जहाज लूटा था उसमें काफी कम पैसा था, इसलिए बॉस ने सख्त आदेश दिए हैं कि तुम सब जाकर कोई एक बड़ा शिप लूट कर ले आओ, वरना वो तुम सभी को गोली मार देंगे। फिर वह कहता है कि तुम सब अपनी बोतल लेकर समुद्र में जाओ और कोई एक बड़ा कंटेनर शिप हाईजैक करो। उन सब में से एक आदमी, जिसका नाम मूसा होता है, वह उन सभी लुटेरों के बीच में से कुछ आदमियों को चूज करता है, जिन्हें वह लूट के लिए अपने साथ ले जाने वाला था। इसके बाद वे लोग अपनी बोट लेकर समुद्र में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन रिच अपने जहाज के पास पहुंच चुके थे। वह देखते हैं कि जहाज में कुछ कंटेनर लोड होना बाकी है। इसके बाद वो अपने जहाज के भीतर जाकर सभी चीजों का जायजा लेते हैं। वो अपने जहाज के सभी क्रू मेंबर से मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद वो उन्हें बताते हैं कि आज वो सोमालिया के समुद्री क्षेत्र से जाने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें सारी सिक्योरिटी सिस्टम टाइट रखने होंगे। वो सारी चीजों को देखने के बाद जहाज को चलने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद जहाज का लंगर खोल दिया जाता है और जहाज बंदरगाह से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें उन लुटेरों की पोत दिखाई जाती है, जो समुद्र में किसी कंटेनर शिप को टारगेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक सिंगल शिप दिखता है, जो कि कैप्टन रिच का शिप होता है। इसके बाद कैप्टन रिच अपना ईमेल बॉक्स चेक कर रहे होते हैं, जहां पर उन्हें कंपनी की तरफ से ईमेल आया होता है कि वो अपनी शिप की सिक्योरिटी को बढ़ा कर रखे, क्योंकि वो अभी के समय पर सोमालिया के समुद्री क्षेत्र में जा रहे हैं। इसके बाद वो अपने जहाज के सभी मेंबर से मिलते हैं और उनसे सिक्योरिटी अपडेट मांगते हैं। वो हर 1-2 घंटे पर अपनी शिप की जाँच कर रहे थे। इसके बाद कप्तान ने अपनी सभी मेंबर के साथ एक ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं और यह प्रैक्टिस इसलिए कर रहे होते हैं कि ताकि कोई भी पायरेट अगर उनके जहाज पर अटैक करता है तब वह सुरक्षित कैसे रहेंगे और वे सभी लोग उन हालातों से कैसे निपटेंगे। लेकिन कप्तान रिच काफी एक्सपीरियंस कैप्टन होते हैं, उन्हें समुद्र के हर एक स्थिति के बारे में पता होता है, इसलिए वह सभी चीजों को काफी गंभीरता से ले रहे थे। तभी उन्हें उनके रडार की स्क्रीन पर 2 जहाज आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वह घबरा जाते हैं और अपनी दूरबीन से समुद्र में देखते हैं। तब उन्हें 2 जहाज दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद कैप्टन रिच को शौक हो जाता है कि यह पायरेट्स हो सकते हैं। वो दोनों जहाज उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे थे और वो जहाज लुटेरों की थी। इसके बाद कप्तान रिच अपने एक जूनियर मेंबर, जिसका नाम मर्फी होता है, उसे लगातार रडार स्क्रीन चेक करने के लिए कहते हैं। वो अपने इंजीनियर माइक को कॉल करके कहते हैं कि कोई अनजान वो हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए तुम जहाज को 5 डिग्री लेफ्ट में मोड़ दो। तभी वे लोग रडार की स्क्रीन पर देखते हैं कि वह जहाज में 5 डिग्री लेफ्ट में मुड़ गया है। दरअसल में लुटेरे इस जहाज को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह जहाज अकेला था और इस पर लूट करना काफी आसान था और उनके पास पहले से ही काफी बंदूकें थी, जिससे कैप्टन रिच को पता लग जाता है कि जहाज पर पायरेट्स अटैक करने वाले हैं। इसलिए वह जहाज के सभी मेंबर को टेंशन में लाने के लिए सिक्योरिटी अलार्म बजाते हैं और उन्हें अपनी अपनी काम पर लग जाने को कहते हैं। और वह उनसे कहते हैं कि यह कोई ड्रिल नहीं है, हमारे जहाज पर सच में पायरेट्स ने अटैक कर दिया है। इसके बाद सभी मेंबर्स अपनी अपनी काम पर लग जाते हैं। जहाज की स्पीड भी 120 मील आवर तक बढ़ा दी जाती है। कैप्टन बार बार समुद्री पुलिस को कॉल कर रहे थे ताकि वो उन्हें जल्द से जल्द मदद भेज सके, लेकिन उनका फोन कनेक्ट नहीं होता। कैप्टन रिच काफी चिंतित लग रहे थे, क्योंकि लुटेरों के पास 2 जहाज थे और उनके पास 8 हथियारबंद लोग थे। तभी मर्फी कहता है कि अगर आपने कुछ कदम नहीं उठाया तो हम सभी ऐसे ही मारे जाएंगे। लुटेरों के जहाज को देखकर जहाज के सभी मेंबर काफी घबरा गए थे और डर गए थे, इसलिए कैप्टन रिच एक शिप कॉल करते हैं और उनकी इस प्लान की सक्सेस होने का चांस बहुत कम था। फिर भी वो ट्राई करते हैं और वो फेक कॉल करके आर्मी हेडक्वार्टर से मदद मांगते हैं
और खुद ही आवाज बदलकर वह कहते हैं कि 5 मिनट में आर्मी हेलीकॉप्टर आ जाएगा। और यह सभी बातें रेडियो सिग्नल के माध्यम से पायरेट्स भी सुन रहे थे। तब आर्मी हेलीकॉप्टर का नाम सुनते ही उनमें से एक पायरेट्स का बोट वापस मुड़ जाता है, लेकिन मूसा अपनी बोट नहीं मुड़ाता और वह सीधे उस जहाज की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और वह अपने जहाज की स्पीड और तेजी से बढ़ा देता है। लेकिन स्पीड बढ़ाने के कारण उसके जहाज का इंजन खराब हो जाता है। कैप्टन अपनी दूरबीन से देखते ही कि एक जहाज चला गया। इसके बाद कैप्टन के पास ज्यादा विकल्प नहीं बची थी, लेकिन पायरेट्स की बोट खराब होने के कारण उन्हें थोड़ा और टाइम मिल जाता है। मूसा अपने आदमी को जल्द से जल्द बोट का इंजन ठीक करने को कहता है। इधर दूसरी तरफ कैप्टन जहाज के सभी मेंबर को कंट्रोल रूम में बुलाते हैं। कैप्टन अपने सभी मेंबर को सुरक्षित होने के लिए कहते हैं और वह वाटर ड्रिल चालू करने को कहते हैं और वह जहाज पर लगी सिक्योरिटी अलार्म को भी बजा देते हैं और वह जहाज को फुल स्पीड में चलने का आदेश देते हैं, जिसके बाद जहाज फुल स्पीड में चल देती है। फिर वो समुद्री पुलिस को कॉल लगाते हैं, जिसके बाद कॉल लग जाता है और कैप्टन वहां पर सारी हुई घटनाओं के बारे में उन्हें बता देते हैं। समुद्री पुलिस उनकी रिपोर्ट लिख लेती है और वो उन्हें कहती है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, तो हम जल्द से जल्द हेल्प करने का प्रयास करेंगे। उन सभी की बातों को मूसा भी अपने रेडियो पर सुन रहा था और वह यह सुनकर कैप्टन को चेतावनी देता है कि तुम सरेंडर कर दो और उसे जहाज रोकने के लिए कहता है। इसके बाद वे लोग जहाज पर गोलियां चलाने लगते हैं और जल्द ही मूसा का बोट भी ठीक हो जाता है। इसके बाद वो जहाज की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। कैप्टन रिच उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख जहाज के ड्रिल चालू करवा देता है, जिससे जहाज के किनारे तेजी से पानी गिरने लगता है। कैप्टन जहाज के भीतर से कुछ फ्लैश गन ले आते हैं और उससे मूसा की बोट पर फायर करने लगते हैं, लेकिन मूसा इससे बच जाता है और वह एक सीढ़ी लगाकर जहाज के ऊपर चलने लगता है। जिसके बाद मूसा और उसके आदमी जहाज पर लगे सभी लोग को अपनी गोलियों से उड़ा देते हैं। तब कैप्टन रिच दूसरी तरफ अपने आदमियों को जहाज में छिपे रहने को बोलते हैं और वो अपने आदमियों को सुरक्षा के सभी नियमों को पालन करने को कहते हैं और वो सभी को इंजन रूम में छिपे रहने को बोलते हैं। इतनी ही देर में मूसा अपने आदमियों के साथ कंट्रोल रूम में आ जाता है और वो कप्तान को गन पॉइंट पर ले लेता है और वो कप्तान से पूछता है कि यह जहाज कहाँ से आ रही है और कहाँ जाएगी। कैप्टन उसके सभी बातों का जवाब देते हैं। इसके बाद मूसा कप्तान से सीधे पैसों की बात करता है। कैप्टन उसे कहते हैं कि इस जहाज में $30,000 पड़े हैं, तुम उसे लेकर चले जाओ। लेकिन मूसा केवल इतने कम पैसों के लिए जहाज को हाईजैक नहीं किया था, उसे बड़ी रकम चाहिए थी, इसलिए वो उस जहाज को लेकर कुछ बड़ी फिरौती मांग रहा था। लेकिन मूसा की यह सबसे बड़ी भूल थी, जिसके बारे में हमें आगे कहानी में पता चलेगा। तभी जहाज का एक मेंबर जहाज के सारी इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देता है, जिससे तक मूसा के आदमी गुस्सा हो जाते हैं और वो घबरा भी जाते हैं। जिसके बाद वो कप्तान से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। कैप्टन बताते हैं कि उन्हें जहाज को फुल स्पीड में चला दिया था, जिससे जहाज का इंजन खराब हो चुका है। इसके बाद वो कप्तान से बाकी के सभी मेंबर को ऊपर कंट्रोल रूम में बुलाने को कहता है। इसलिए कैप्टन इंजन रूम में छिपे अपने क्रू मेंबर्स को कॉल करते हैं और उन्हें ऊपर बुलाते हैं। मूसा कहता है कि अगर तुम लोग ऊपर नहीं है तो हर एक मिनट एक आदमी को वो गोली मार देगा। इसके बाद वो एक मेंबर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे मारने ही वाला था, लेकिन कप्तान मूसा को किसी तरह अपनी बातों में फंसा लेते हैं। इसके बाद मूसा जहाज की तलाशी लेने के लिए कप्तान के साथ नीचे जाने को कहता है। तब कैप्टन चालाकी से रेडियो ऑन कर देते हैं, जिससे सभी मेंबर्स मूसा और कप्तान की बातें सुन लेते हैं और वो चौकन्ना हो जाते हैं। और उनमें से 2 क्रू मेंबर ऊपर की तरफ इमरजेंसी जनरेटर बंद करने जाते हैं, जिससे जहाज के इंजन रूम के लाइट्स ऑफ हो जाएगी और वे लोग पायरेट्स को दिखाई नहीं देंगे। मूसा कैप्टन के साथ जहाज की तलाशी ले रहा था। वो कप्तान से इंजन के रूम में जाने को कहता है। यह सुनकर कैप्टन काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि जहाज की सारी ग्रुप मेंबर इंजन रूम में ही छिपे थे। इधर हमें माइक को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहा था और वो बाकी के क्रू मेंबर को रेडियो से कह देता है कि पायरेट्स इंजन रूम में जा रहे हैं और तुम लोग कांच का ग्लास तोड़कर दरवाजे के पास रख दो। इधर माइक जहाज के ऊपर तक पहुंच गया था। तभी जहाज के इंजन रूम में जाते ही मूसा का एक साथी काफी जख्मी हो जाता है। उसके पैर में कांच चुभ जाता है। इससे मूसा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो इंजन रूम की तलाशी लेने लगता है। दूसरी तरफ माइक आगे बढ़ता है और वो इमरजेंसी जनरेटर की सारी स्विच ऑफ कर देता है, जिससे जहाज के इंजन रूम में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, जिससे वे लोग जहाज में बाकी के क्रू मेंबर्स को दिखने में असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें उसके भीतर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और मूसा का वो आदमी भी दर्द से परेशान था, इसलिए मूसा उसे कैप्टन के साथ ऊपर जाने को कहता है और वह नाजी को नीचे भेजने के लिए कहता है। नाजी ऊपर कंट्रोल रूम में सभी को कनपन पर रखे हुए था। नीचे बाकी के क्रू मेंबर्स मूसा के ऊपर हमला कर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो रेडियो पर यह बात कैप्टन को बताते हैं, लेकिन उनकी सारी बातें नाजी भी सुन लेता है। इसके बाद नाजी उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और वह रेडियो से उनके क्रू मेंबर को मूसा से बात करवाने को बोलता है। इसके बाद मूसा कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
इसलिए कप्तान मूसा को एक ऑफर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जहाज पर रखी $30,000 ले लो और तुम हमारी लाइफ बोट को लेकर यहाँ से चले जाओ। तब मूसा इस चीज के लिए राजी हो जाता है, लेकिन नाजी कहता है कि $30,000 काफी कम है। इसके बाद में सभी लोग लाइफ बोट की तरफ बढ़ जाते हैं। कैप्टन उन्हें अपना लाइफ बोट दिखाता है और कहता है कि तुम इसमें बैठकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन पायरेट्स कप्तान से कहते हैं कि तुम हमें मूसा को सौंप दो और तुम भी हमारे साथ चलो जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। तब वो कप्तान को भी पकड़कर अपने साथ लाइफ बोट में ले जाते हैं ताकि ये लोग कोई चालाकी ना कर सके। तब क्रू मेंबर्स भी मूसा को छोड़ देते हैं और वो लाइफ बोट में चला जाता है। लेकिन जब कप्तान उस बोट से निकलने वाले होते हैं तभी मूसा के आदमी कैप्टन से धोखा करके और उसे किडनैप कर लाइफ बोट को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जहाज के भीतर मूसा कैप्टन को काफी टॉर्चर करता है और वो कप्तान को सोमालिया ले जाने की बात करता है ताकि वो कप्तान की जान के बदले काफी बड़ी रकम मांग सके। जहाज के सभी क्रू मेंबर कैप्टन को अपने से दूर जाते हुए बस देखते रह जाते हैं। तब वो अपने जहाज से उस लाइफ बोट का पीछा करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ नेवी की जहाज भी पहुंच चुकी थी। वे लोग कैप्टन को बचाने के लिए लगातार अपने प्लान पर काम कर रहे थे। तभी आर्मी का एक ड्रोन ऊपर से उन सभी के जहाज का जायजा लेता है और उन्हें किसी भी हाल में कैप्टन को बचाकर लाना था। दूसरी तरफ हमें उन पायरेट्स की बोट दिखाई जाती है। कैप्टन इस परिस्थिति में भी अपना हिम्मत नहीं खोना चाहते थे। वह पूरे हिम्मत के साथ उनके बीच बैठे हुए थे। दूसरी तरफ कैप्टन को बचाने का काम नेवी सील कमांडोज को दे दी जाती है, जो उन्हें बचाने के लिए रवाना हो जाते हैं। नेवी वाले लगातार मूसा से बात कर रहे थे। वो उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, पर उन पायरेट्स के बीच में से कप्तान को बचाना इतना आसान काम नहीं था। अगर वे लोग उस जहाज को उड़ा देते तो उसके साथ साथ कप्तान भी मारे जाते हैं। तब नेवी पायरेट्स की जहाज को चारों तरफ से घेर लेती है। तब पायरेट्स काफी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम किसी तरह से नहीं बच सकते हैं। नेवी वाले उसे नेगोशिएट कर रहे थे। मूसा कप्तान के बदले उनसे $10 मिलियन मांगता है और वह कहता है कि तुम लोग कोई चालाकी मत करना वरना तुम्हारा कैप्टन मारा जाएगा। मूसा को लगता है कि उसके साथी उसे बचाने जरूर आएंगे, लेकिन कप्तान उसे बताते हैं कि इतनी सारी नेवी के बीच में तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि नेवी से तुम्हारे साथी कभी जीत नहीं सकते। दूसरी तरफ नेवी वाले अपनी बोट लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो उन्हें कुछ खाने पीने की चीज देते हैं और उनसे कैप्टन को देखने की डिमांड करते हैं। वो कप्तान को गन पॉइंट पर बाहर ले आते हैं। उसके बाद नेवी के लोग कैप्टन से बात करते हैं। फिर वे लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें मूसा को दिखाया जाता है, जो कि लगातार नेवी वालों से कहता है कि उसे सोमालिया जाना है। वहां जाने के बाद ही वो उनसे बात करेगा। इसके बाद ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और नेवी सील कमांडोज भी वहां पर पहुंच जाते हैं। रात को कैप्टन टॉयलेट करने के बहाने बोट से बाहर जाते हैं, जहां पर पहले से ही मूसा का एक आदमी तैनात था। कैप्टन उसे बोट से नीचे धकेल देते हैं और खुद भी पानी में कूद जाते हैं। मूसा का आदमी बिलाल कैप्टन पर गोलियां चलाने लगता है, पर मूसा उसे रोक देता है और खुद पानी में कूद जाता है। नेवी वाले पानी में 2 लोगों को गिरा हुआ देखते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं थे कि इनमें से कैप्टन कौन है, इसलिए वो कोई भी एक्शन नहीं लेते। तब मूसा कप्तान को पकड़कर वापस बोट पर ले आता है। फिर कैप्टन को वापस लाकर उन्हें खूब मारता है और उन्हें काफी टॉर्चर करता है। दूसरी तरफ नेवी के सभी लोग उस बोट पर नजर बनाए हुए थे। वे लोग लगातार मूसा से संपर्क बनाए हुए थे। इसी बीच आर्मी का एक हेलीकॉप्टर उनके बोट के ऊपर से गुजरता है। इसके बाद मूसा के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो कैप्टन को गन पॉइंट पर लेकर जहाज के बाहर आता है, जिसे देखकर आर्मी वाले कोई एक्शन नहीं लेते और वो बार बार नेगोशिएट करते हैं और मूसा को बार बार सरेंडर करने को बोलते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। तब वो नेवी वालों से कहता है कि अगर तुम हेलीकॉप्टर वापस नहीं ले गए तो मैं इसे मार दूंगा। फिर मूसा उनसे रेडियो पर बात करता है। तब नेवी का एक आदमी उससे कहता है कि मैं तुमसे नेगोशिएट करने आया हूँ, पर मूसा उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। तब वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास ईंधन भी बहुत कम बचा है, इसलिए तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, इसलिए तुम हमसे सौदा करो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तब मूसा मान जाता है। फिर कैप्टन मूसा से कहते हैं कि तुम $30,000 लेकर आसानी से जा सकते थे, लेकिन तुम नहीं गए और अपनी जान जोखिम में डाल लिए। जिस पर मूसा उसे बताता है कि हमारे ऊपर भी बॉस है, जिसे हमें पैसे देना पड़ता है। तभी आर्मी की एक बोट उनके बोट के बाहर आती है और वो कहते हैं कि उन्हें कप्तान को देखना है और उस आर्मी ऑफिसर को मूसा से नेगोशिएट करने के लिए भेजा गया था और वे लोग उन्हें अपनी बातों में उलझाए रखते हैं। तभी इस बीच चोरी से कुछ नेवी सील कमांडोज उन पेरिस की जहाज को रस्सी से नेवी की जहाज से बांध देते हैं, जिससे उनका बोट आगे ना जा सके। इसके बाद वो लोग मूसा को पैसे देने के बहाने अपने साथ चलने को बोलते हैं। फिर वो लोग मूसा को अपनी बोट पर बैठाकर अपने ऑफिस में ले आते हैं, लेकिन यह सब नेवी की एक चाल थी।
क्योंकि उनके स्नाइपर के निशाने पर बोट से अंदर केवल 3 लोग ही आ रहे थे। इसलिए वे लोग मूसा को अपने साथ लाए थे ताकि पायरेट्स कोई चालाकी ना कर सके, और इससे कप्तान भी कुछ हद तक सुरक्षित थे क्योंकि पायरेट्स का बॉस मूसा उनके पास था। तब नाजी नेवी वालों से लगातार बात कर रहा था और वो उनसे हर पल मूसा के हालात के बारे में पूछता है। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब इसी बीच नेवी का एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि तुम्हारी लाइफ बोट को हम अपने साथ ले जा रहे हैं, और यह सुनकर नाजी को नेवी वालों के प्लान पर शक हो जाता है। दूसरी तरफ स्नाइपर लगातार अपना निशाना लगा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई क्लियर शॉट नहीं मिल रहा था। उनकी वीडियो फुटेज कंट्रोल रूम से लगातार नेवी वाले देख रहे थे। बोट की स्पीड बढ़ा देने से लाइफ बोट अपना संतुलन खो देता है। तब नेवी वाले पायरेट्स की जहाज को अपने पास खींचने लगते हैं ताकि समुद्र की लहरें उन्हें परेशान ना करे। बोट के भीतर कैप्टन एक पेपर और पेन से अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज लिखने लगते हैं। इतना नाजी नेवी वालों को रेडियो पर कहता है कि मेरी बात मूसा से कराओ कि वह कैसा है। इस बीच नाजी कैप्टन को पेपर पर कुछ लिखते हुए देख लेता है, फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तब कैप्टन नाजी के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे नाजी काफी गुस्सा हो जाता है और वह कप्तान को काफी पीटने के बाद उन्हें रस्सी से बांधकर उनकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। तब कैप्टन अपनी फैमिली को याद कर काफी रोते हैं। तभी उनकी स्नाइपर को 2 लोग निशाने पर मिलते हैं, लेकिन तीसरा निशाने पर नहीं मिल रहा था। इसलिए वे लोग उनके लाइफ बोट की रस्सी को अचानक से ढीला कर देते हैं, जिससे उनकी बोट अचानक पीछे जाती है और तीसरा आदमी भी उनकी स्नाइपर के निशाने पर आ जाता है। और जैसे ही वे लोग निशाने पर आते हैं, स्नाइपर तुरंत उन्हें शूट कर देते हैं और वे लोग वहीं पर मारे जाते हैं। इधर कैप्टन की तबीयत काफी खराब हो जाती है, इसलिए वे लोग उस बोट को जल्दी से वापस खींच लेते हैं और कैप्टन को बाहर निकालकर उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अंदर भेज दिया जाता है। और अब मूसा उनकी कैद में था। इसके बाद मूसा अब जीवन भर अमेरिकी जेल में सड़ने वाला था। यहाँ पर कैप्टन रिच की हिम्मत सभी के लिए एक मिसाल बन गई थी कि कैसे उन्होंने अपनी हिम्मत से इतने बड़े कंटेनर शिप को और अपने क्रू मेंबर्स को बचाया। साथ ही उन्होंने सभी की जान बचाने के लिए खुद की जान मुसीबत में डाल दी। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मूसा को 33 साल की सजा हुई है और 3 महीने बाद फिर से कैप्टन अपना शिप ज्वाइन कर लेते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।